हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और जो शाम के टाइम वीडियो देख रहे हैं उन्हें गुड इवनिंग। मेरा नाम है सीए पवन करमेले और मैं सीए फाइनल और सीएमए फाइनल का टीचर हूँ। देखा जाए तो मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएफएम। ठीक। और एसएफएम जो है वो सिर्फ मेरा रायपुर या भिलाई या छत्तीसगढ़ तक लिमिटेड नहीं है। ये मेरी जो क्लासेस है ये पूरे इंडिया में बिकती है और काफ़ी दिनों से 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। अब आपके इस चैनल में आने का क्या उद्देश्य है, तो मैं फिर से बोल दूँ। कुछ दिनों पहले मयंक सर का मेरे पास फ़ोन आया था और मयंक सर ने ये कहा था कि सर हम लोग क्या कुछ बच्चों के लिए कर सकते, स्पेशली सीएमए वाले बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं क्या। मैंने कहा क्या किया जाए बताओ। तो उन्होंने कहा सर देखिए, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है बच्चे फेस टू फेस तो क्लास अटेंड नहीं कर सकते। हाँ, और ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को पता, मैं तो काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो उनका कहना है कि यहाँ जो क्लासेस है ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, पर क्या पैसे भी, फीस भी भारी भरकम ली जाती है और कुछ बच्चे हो सकता फीस देते और कुछ बच्चे फीस नहीं दे पाते। तो उनकी ये राय थी मयंक सर की कि क्यों ना हम बच्चों के लिए फ्री में विदाउट एनी फीस एक यूट्यूब चैनल बनाएं और इस यूट्यूब चैनल में हम अपने अपने वीडियो रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके अपलोड करें रेगुलर बेसिस पे। स्पेशली सीए फाउंडेशन और सीएस वालों के तो है ही, सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। हालांकि मेरा सब्जेक्ट एसएफएम है, अकाउंट भी पढ़ाया हूं, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं अगर मैं कहूं, लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे मयंक सर ने कहा कि सर आपको साथ देना पड़ेगा, तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूं और मैं इस चैनल पर आ गया हूं। लेकिन याद रखना, हमारा कभी भी ऑब्जेक्टिव पैसा नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव हम सर्विस दे, बच्चों का कुछ किसी भी तरह से हम बच्चों की मदद करें, यही हमारा टारगेट है। तो चैनल बना लिया गया और मैं पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग। और जो चैनल बनाया है मयंक सर ने, मयंक सर को तो आप जानते ही हो, मयंक सर के द्वारा चैनल बनाया गया। स्पेशली जो इसमें खास बात किया है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सीएमए फाउंडेशन। याद रखना, सीएमए फाउंडेशन की बात और उन्हीं बच्चों के लिए ये क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं सीए फाइनल एसएफएम, स्पेशली मैं एसएफएम पढ़ाता हूँ सीए फाइनल, तो हमारे पास ना फ़ोन आते बड़े सारे। एक्चुअली सीएमए फाइनल में भी एसएफएम है, तो वो बोलते सर हमारे लिए कोई क्लासेस अवेलेबल हैं क्या। मैंने कहा आपके लिए नहीं है, सीए फाइनल का है, आप चाहो तो ये ले सकते हो। इट मीन्स मुझे ये समझ में आया कि यार सीएमए के लिए स्पेशली कोई क्लासेस नहीं है, या तो उनको सीए के साथ पढ़ा दिया जाता या तो सीएस के साथ पढ़ा दिया जाता, और अब हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ सीएमए फाइनल। तो ये चैनल बस उसी पर्पज से बना हुआ है और मैं हूँ और मयंक सर है, अनूप सर है, बाकी सर ने तो हम लोगों का इंट्रोडक्शन दे ही दिया होगा, ठीक है। तो ओके सर, अब हम आते हैं अपनी बात पे। और सर बात क्या है तो सुनोगे बेटे, सुनोगे। मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग का मतलब बेटे आप लोगों का एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम क्या है, सब्जेक्ट का नाम आपको दिख रहा है, ये है सब्जेक्ट अकाउंटिंग और इसके साथ जुड़ा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं जो पढ़ाऊंगा एक है 80 नंबर, ये 80 मार्क्स का है। कौन सा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कितने नंबर का है, 20 नंबर का। अब और भी सुनो, मैंने काफ़ी ये देखा हुआ है, यहाँ भी, रायपुर में भी, भिलाई में भी, दुर्ग में भी, कि एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा देता है। हम लोगों की ऐसी पॉलिसी नहीं है। मैं कॉस्टिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ज़माने से पढ़ाए हूँ, तो मुझे कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाने में दिक्कत नहीं है। तो हमने सोचा यार कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी कोई एक्सपर्ट फैकल्टी पकड़ा जाए, एक्सपर्ट फैकल्टी से रिक्वेस्ट किया जाए कि आप आइए हमारे चैनल में बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड कीजिए, इससे आपका फ़ायदा। और हमने ढूंढ कर निकाला सीए अनूप सर को। वो कॉस्टिंग ही पढ़ाते हैं, बहुत दिनों से पढ़ा रहा है और सीए फाइनल लेवल पे पढ़ाते हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप, भले ये 20 नंबर दिख रहा है लेकिन इसके लिए हमने अलग से टीचर अरेंज किया ताकि आपको, तो 20 नंबर का अनूप सर पढ़ाएंगे कॉस्टिंग। जो मैं पढ़ाऊंगा, मैं बात किसकी करूंगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कितने पार्ट है? अकाउंटिंग बेसिक्स, स्पेशल ट्रांजैक्शन एंड फाइनल अकाउंट। ठीक, ओके सर। अब मुझे आपसे आगे बात करनी है। अब मैं सब सारी चीज़ें यूट्यूब से क्या इस चैनल से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अब अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। और सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब मैं कर रहा हूँ अकाउंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तैयार हो? यस सर, स्टार्ट करें। हाँ चलो फटाफट से बोलो। कुछ बच्चे इसमें कॉमर्स वाले भी होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं मैथ्स वाले, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है और रेगुलर क्लास नहीं है, तो हो सकता है मैथ्स वाले बच्चों को थोड़ा सा मैं जो शब्द यूज करूंगा तो हो सकता है कि इस लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, पर ठीक है आप मैनेज करोगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप मैनेज करोगे। ठीक है जी। तो चलो भाई, कॉमर्स वाले बच्चे 11th में आपने कॉमर्स पढ़ा है, यस, अकाउंटिंग पढ़ा है, 12th में भी आपने कॉमर्स पढ़ा है, अकाउंटिंग पढ़ा है। सवाल ये है, सिंपल सा क्वेश्चन, अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग है क्या चीज? सोच के बताओ। आपने अकाउंटिंग पढ़ा ना यार, अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अब अकाउंटिंग का जब मैं मतलब पूछता हूँ ना, जब मैं फेस टू फेस क्लासेस लिया करता था तो कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग होता है, क्लासीफाइंग, पता नहीं क्या क्या। और सुनो, हद तो तब होती है 11th में जब पढ़ा था, 11th। और 11th में ना क्या लिखा मालूम? अकाउंटिंग आर्ट है, अकाउंटिंग एक साइंस है। भैया कहाँ आर्ट और साइंस? पहले ये बताइए अकाउंटिंग क्या है। अब कहाँ आर्ट और साइंस छोड़ के तो हम कॉमर्स लिए, हमें बस इतना बता दीजिए अकाउंटिंग क्या है। हो सकता है कि आपको बुक की डेफिनेशन रट्टा मारा होगा, आपने याद किया होगा, मुझे बुक की डेफिनेशन से लेना देना नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं अगर इस चैनल पे आया हूँ अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए, तो मेरा टारगेट यही नहीं है कि मैं आपको रटवा दूँ, रटवाना मुझे नहीं है। क्योंकि ना यार, काफ़ी चीज़ें जब मैं पढ़ाता था ना सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम कैसे? बच्चे याद करके आ जाते थे। और बीआरएस बैंक रिकंसिलेशन, उसमें भी याद कर लेते हैं, भाई हद होती है। रियलाइजेशन अकाउंट सुना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में बोलते थे इधर का इधर लिख देना, इधर पार्टनरशिप में क्या क्या मतलब यार समझ में नहीं आता ये क्या तरीका, इधर का इधर लिख देना। आपने कंपनी पढ़ा, कंपनी में बच्चों को ये नहीं मालूम ए लिमिटेड, तो लिमिटेड का मतलब क्या, क्यों लिमिटेड। और हद तो ये होती है, सुनो, एक पढ़ा होगा ना डेबिट, पूछूं तो आपसे कम से कम याद है? डेबिट, और डेबिट को क्या बोलते हैं? डीआर, याद है? यस सर। और एक होता है क्रेडिट, और क्रेडिट को क्या बोलते हैं? सीआर। अब सवाल ये है कि यार क्रेडिट को सीआर बोलते, ये समझ में आ सकता है सीआर, पर डेबिट को डीआर, तो ये आर कहां से आया सर? सबसे बड़ी बात है ये आर कहां से आया? तो ये सर अब कुछ बच्चे घुमाएंगे, सर डेबिट, डेबिट का मतलब डेटर्स, डेटर्स कुछ भी बोलोगे चल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या कभी सोचा है आपने? नहीं, और जरूरत भी नहीं पड़ी, जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए। पर जब तक आप पूछोगे नहीं, आखिर होगा ना कुछ लॉजिक। हाँ ये सब क्योंकि अब याद कर लेते हैं। और सुनो, कभी नाम सुना है फर्नीचर एंड फिटिंग्स या फर्नीचर एंड फिक्चर्स? हाँ सर सुना है। बैलेंस फिक्चर्स क्या होता है, फिटिंग्स क्या होता है? सर फिटिंग, अब आप इमेजिनेशन करोगे सर फिटिंग्स मतलब वो जो फिट करते, मतलब कुछ भी नहीं सोचना है सर। हमें मतलब ही क्या फर्नीचर फिक्चर से, हम तो बैलेंस शीट टैली करवाते, बस यही तो गड़बड़ है। और इसी के लिए तो मैं आया हूँ कि यार हमें छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, सवाल बड़ा सिंपल सा, अकाउंटिंग मतलब क्या? अगर मैं कहूँ अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, सर लैंग्वेज का मतलब समझाता हूँ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, मान लो मैंने किराया दिया, रेंट पेड किया 5,000 रुपये, क्या इसकी आप एंट्री बता सकते हो? रेंट पेड 5,000 रुपये। हाँ सर, कॉमर्स वाले बच्चे तो बता ही सकते हैं आराम से। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, बिल्कुल सही। अब समझना, अगर हम बात करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, सीधी सी बात है यार, आपने रेंट पेड किया 5,000 रुपीज। मैं क्या हुआ यार, किसी सीए के पास गए और सीए साहब से बोला, सीए साहब रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, क्या वो समझ जाएंगे? हाँ फटाफट से वो कहेंगे ठीक है ना, समझ में आ गया भाई, रेंट पेड किए हो 5,000 रुपये, बात समझ में। वाह,
मैं किसी ICWA वाले के पास जाऊंगा, CMA वाले के पास, और उनसे भी बात करूंगा, CMA साहब रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5000, क्या उनको भी वो भी समझे, हाँ भाई किराया दिया है 5000 रुपये। मैंने कहा वाह यार, फटाफट से समझ में आता, मतलब ये हर कोई समझ सकता, मुझे ऐसा लगने लगा था। फिर मैं चाट वाले के पास गया, चाट वाले, और चाट वगैरह खाया। मैंने कहा सुनो चाट वाले, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। भाई क्या बोल क्या रहे हो, रेंट अकाउंट डेबिट मतलब? और ये मैंने कहा यार इसका मतलब ये एक लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज किस किस को समझ में आ गया है, CA को समझ में आ गया, CMA को समझ में आ गया, जो ये लैंग्वेज पढ़ा है उसको ये लैंग्वेज समझ में आई। पर मैं चाट वाले के पास गया तो उसको समझ में नहीं आया। मैं सोचता हो सकता है उसको उतना पढ़ा लिखा नहीं होगा वो, तो मैंने कहा चलो किसी और से जाके पूछता हूँ। मैं डॉक्टर साहब के पास गया, चेकअप करवाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। डॉक्टर साहब बोलते भैया क्या बोल रहे हो? मैंने अच्छा, तो अकाउंटिंग अब मेरी समझ में आने लगा कि अकाउंटिंग सर जी एक लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज किसको समझ में आ सकती है? जिसने ये लैंग्वेज पढ़ा है। पिछले 2 सालों में आपने क्या किया? आपने यही तो पढ़ा है, आपने एक लैंग्वेज पढ़ा है, और वही लैंग्वेज हमको यूज करना, बस और कुछ नहीं है। अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है कि रिकॉर्डिंग है कि क्लासिफाइंग, ये बात की बात है, ठीक है, ये आराम से पढ़ेंगे। पर अभी अकाउंटिंग हमारे लिए क्या है? लैंग्वेज। एक तो चीज ये। दूसरी प्रॉब्लम बड़ी स्पेशल है, बिल्कुल ध्यान से समझना। किसी जमाने में मैं 11th पढ़ा रहा था, बड़ा मुश्किल होता है 11th क्लास पढ़ाना। आपका भी सिलेबस जो है ना 11th क्लास का, तो 11th जब मैं पढ़ा रहा था तो किसी बच्चे को बता रहा था कि बेटे एक होता, देखो सुनो, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, फिर उसको और भी बताया, नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, और फिर इस तरह से डबल एंट्री सिस्टम होता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया उन लोगों के साथ। वो बच्चा खड़ा हो गया, बोलता सुनो सर, बिल्कुल होश उड़ गया मेरे तो ये सुनकर। डेबिट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर एक बात पूछना है। मैंने कहा हाँ बोलो बेटे क्या बात है? बोले सर एक बात बोलो, बिजनेस जैसे मैं करता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ध्यान से समझ रहा हूँ और मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। बोले जैसे मैं बिजनेस करता हूँ तो उस बिजनेस से, मान लो मेरा बिजनेस है, उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा वो किसका होगा? मैंने कहा यार कैसी बात कर रहे हो, आप ही का होगा। और बोले जो भी लॉस होगा वो किसका होगा? मैंने कहा लॉस भी सर आपका ही होगा, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। बोले ठीक है। बोले सर जब प्रॉफिट भी मेरा, लॉस भी मेरा, बिजनेस भी मेरा, तो सर ये डेबिट क्रेडिट की तरह से मैं क्यों अकाउंटिंग करूं? मैं अकाउंटिंग अपने हिसाब से क्यों ना कर लूं? बोले मेरे घर में एक दुकान है और हम कुछ नहीं करते हैं, हम 2 रजिस्टर रख लिए। एक रजिस्टर में हमने जिन जिन लोगों को उधार माल बेचते हैं उनका हिसाब किताब होता है, और एक रजिस्टर हमने वो रखा है कि हमने किन लोगों से खरीदा है गुड्स। बस यही हमारी अकाउंटिंग है। आप अजीब अजीब सी बात करते हो, आप बोलते हो गुड्स बेचा, एंट्री पास करो, डेबिट करो, क्रेडिट करो। क्यों करें? हमको नहीं करना। क्या मेरे लिए वो करना जरूरी है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्या उस बच्चे की जो दुकान है, क्या उसमें अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट वाले हिसाब से करना जरूरी है? अगर आपका आंसर है नहीं, या आपका आंसर है हाँ, अगर हाँ है तो बेटे अभी बाहर निकलो, अपने मोहल्ले में कोई ना कोई दुकान होगी, वहां जाकर देखो वो क्या ऐसी ही अकाउंटिंग करते हैं डेबिट और क्रेडिट। और आपका आंसर है नहीं, कि नहीं सर वो लोग नहीं करते हैं, तो हम ये पढ़ क्यों रहे? अकाउंटिंग क्यों पढ़े? क्यों डेबिट, क्यों क्रेडिट, क्यों कर रहे ये सब कुछ? क्वेश्चन समझ में आ रहा? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्या सभी लोगों को अकाउंटिंग इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन से करना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट वगैरह से, या फिर नहीं? बड़ी सारी समस्या है ये। मैटर वाकई क्वेश्चन अच्छा था, मैं खुद भी सोचा, फिर मैंने समझाया। और मैंने क्या समझाया बेटे, बिल्कुल ध्यान से समझना। क्या कभी आपने इनकम टैक्स का नाम सुना है? सर इनकम टैक्स, हाँ थोड़ा बहुत तो सुना है। इनकम टैक्स में आपको जितनी इनकम होती है, प्रॉफिट बोलूं, जितना प्रॉफिट होता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। हाँ सर इसका मतलब अगर हमको प्रॉफिट ज्यादा होगा तो क्या टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा? हाँ बेटे हाँ। क्या करे बेटे, परेशानी, बिल्कुल मेरा ना दिल दुख गया था टैक्स का नाम सुन। मतलब ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ये भी कोई तरीका है? क्या कोई ऐसा टेक्निक है जिससे बचा जा सकता है? सर कैसे बस? क्या हम कुछ ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं कि यार कमाए बहुत, खूब कमाओ पर टैक्स ना दे, टैक्स कम से कम दे? क्या ऐसा हो सकता है?
हाँ सर हो सकता है। अब सोचो बेटे कैसे होगा। सर एक काम करते हैं ना, हम कमाए बहुत, प्रॉफिट खूब कमाए, लेकिन जो बुक्स है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो भी हम जिस भी तरीके से हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, हम प्रॉफिट दिखाए कम, बात खत्म। कमाओ बहुत, पर ये इनकम टैक्स ऑफिसर से बोलोगे साहब प्रॉफिट हुआ ही नहीं, होता तो मैं टैक्स देता, है ही नहीं है प्रॉफिट तो काय का टैक्स। क्या ऐसा आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बेटे कुछ मैं भी गया, मैंने भी खूब कमाया और बुक्स में प्रॉफिट दिखा ही नहीं, और मैं पहुंच गया इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ। मैंने कहा सुनो साहब कमाए नहीं तो टैक्स का आएगा। क्या इनकम टैक्स ऑफिसर मान जाएगा? नहीं मानेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर कहेगा सर जी इसका ऑडिट करवाइए, इसको चेक करवाइए किसी पर्सन से। आजकल ऑडिट सीएमए भी कर रहा है, सीए भी कर रहा है, वो सब डिस्कशन हो जाएगा आराम से। और मैंने कहा ऑडिट का मतलब? बोले ऑडिट का मतलब किसी पर्सन से चेक करवा के लाइए, अगर वो पर्सन बोलेगा कि ये सही है तो ये सही है, नहीं तो फिर। अब मैंने कहा किस पर्सन के? बोले सीए के पास चले जाओ। मैं सीए के पास आया और मैंने कहा सीए साहब सुनो ना, ये चेक कर लो मेरा अकाउंट। बोले बताओ अकाउंट। अब अकाउंट में सीए साहब क्या देख रहे हैं, यार एक ही कॉपी है, उसमें किस किस लोगों से पैसा लेना, किस। बोले क्या ये कोई अकाउंटिंग है? और एक दूसरा पर्सन आया सीए साहब के पास, उन्होंने एक कैश बुक बनाकर ला दिया। बोले कुछ भी कर रहे हो अकाउंटिंग, मतलब आप 2 कॉपी उठाकर लाओगे और इसको अकाउंटिंग बोलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। आपको जो अकाउंटिंग करना पड़ेगा प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से करना पड़ेगा, आपको डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करना पड़ेगा, तभी मैं चेक करूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। इसका मतलब क्या अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट वाले मेथड से जरूरी है? हाँ भाई हाँ। क्या सभी लोगों को जरूरत है? नहीं, कुछ लोगों को। सर ये कुछ का मीनिंग क्या है? कुछ का मीनिंग समझना तो ये आराम से समझेंगे, अभी टाइम है, धीरे धीरे बात करेंगे। अभी यहाँ तक मेरी बात खत्म हुई, मैंने 2 चीज़ें समझाया, अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज है। दूसरी चीज़ क्या समझाया आपको? दूसरी ये समझाया कि अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट रूल से हर किसी को करना जरूरी नहीं है, पर कुछ लोगों को करना जरूरी है। ये कुछ लोगों का डेफिनेशन आराम से पढ़ें, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार सिलेबस में देखते हैं कि क्या क्या थोड़ी थोड़ी बातें मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है बच्चों? ओके, आ जाते हैं सिलेबस। तो ये था 2 सेक्शन है, सेक्शन ए में पढ़ाऊंगा, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, 3 पार्ट है इसमें। पार्ट बेसिक्स है, स्पेशल ट्रांजेक्शन है ना, फाइनल अकाउंट। और कॉस्टिंग कौन पढ़ाएगा? अनुप सर पढ़ाएंगे, तो हम वो बताएंगे आपको सारी चीज़ें। मैं बात करूंगा 80 नंबर। अब 80 नंबर में क्या है, ये पार्ट नंबर 1 है, और इसमें सबसे पहले दिख रहा है आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। सर ये क्या चीज़ है? अगर देखा जाए तो ये टोटल थियोरिटिकल पार्ट है, पर है बड़ी अच्छी चीज। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, इसके बिना अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। सर क्या है, क्या आखिर पढ़ा है आपने? सर याद नहीं आ रहा क्या? अच्छा, कुछ कुछ सवाल फिर से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या, हल्का हल्का थोड़ा बहुत बातें कर लूँ फिर आगे बताऊँ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ना अकाउंटिंग पॉलिसी से बने हुए। सर और टेक्निकल हो गए, अकाउंटिंग पॉलिसी। बेटे मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप अकाउंटिंग करते हो तो कुछ चीज़ें आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। सर समझाओ फिर से समझा रहा हूँ बेटे, अब ध्यान से सुनना। बता सकते हो कि मैं कैसा पर्सन हूँ? अभी जितना टाइम आपने मेरी बात सुना तो आपके मन में आता होगा सर ठीक है, अच्छे हैं, पढ़ा लेते हैं, अच्छा पढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ तक आपको अभी समझ में आ रहा, लेकिन अभी तक मैंने अपनी पॉलिसी डिस्क्लोज ही नहीं किया। अगर मैं अपने प्रिंसिपल्स आपसे के साथ डिस्क्लोज कर दूं तो हो सकता है आपकी राय, आपका ओपिनियन मेरे प्रति चेंज हो जाए। इट मीन्स मैं आपसे बोलूं सुनो भाई मैं रिश्वत लेता हूँ, मैं बच्चों से बड़ी सारी फीस वसूल कर लेता हूँ बाद में, अब आपका ओपिनियन चेंज होने लगेगा। जैसे जैसे मैं अपने अकाउंटिंग अपने प्रिंसिपल्स या अपनी पॉलिसी डिस्क्लोज करूंगा तो क्या आपकी राय चेंज होने लगेगी? हाँ भाई हाँ, ये बेटे। तो अकाउंटिंग में भी ना आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ना पड़ेगा, और उन प्रिंसिपल्स को किस तरह से डिस्क्लोज करना होता है ये आपको समझना पड़ेगा। दिस इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जैसे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, लगा रहे हो तो कौन सी मेथड से लगा रहे हो, आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बैलेंस, सिर्फ बैलेंस शीट देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कंपनी कैसी है।
कंपनी ने क्या प्रिंसिपल्स है, कंपनी के क्या पॉलिसी है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। थियोरेटिकल है आराम से भाई। इसके बाद किसकी बात है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट वगैरह। एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक सिंपल सा, फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 11th और 12th आप में एक्सपर्ट लोग बैठे हुए, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। एक बिल्डिंग बिक रही थी सर, कितने की? मार्केट वैल्यू थी 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है, 10 लाख रुपए। और मैं गया, मुझे मालूम है सामने वाला बड़े प्रॉब्लम में है यार। मैंने कहा सुनो, मैं आपकी बिल्डिंग खरीदना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 1 लाख रुपए दूंगा। और सामने वाला तैयार हो गया। मैंने कहा वाह, बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कितनी है? 10 लाख, पर खरीद कितने में रहा हूँ? सिर्फ 1 लाख रुपए में बिल्डिंग मिल गई मुझको। बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितना लिखूंगा? बैलेंस शीट बनाऊंगा, बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू कितनी है? 10 लाख, खरीदा कितने में है? 1 लाख। तो बताओ बैलेंस शीट में कितना लिखूं? 10 लाख रुपए लिखूं कि 1 लाख रुपए लिखूं? दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसके लिए आपको कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। इससे बड़े सारे कॉन्सेप्ट है। अभी भी आपके मन में आता होगा सर 10 लाख लिखना चाहिए, या आपके मन में आता होगा सर 1 लाख लिखिए। कुछ राज ही है, ये क्लास के साथ डिस्कशन होगा, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ऐसे अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ेंगे। मैंने कहा ना बहुत सारा मैं डिस्कशन नहीं कर सकता आज। इसके बाद आता कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ जी सर ये क्या चक्कर है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सुनो, नया नया मैं सीए बना। अब सीए बना तो करे तो क्या करे। अब क्या है कि सीए बनने के बाद ऐसे तो चलता नहीं है काम कि यार आपने ऑफिस खोल लिया और क्लाइंट आपके पास आ गया तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हुआ कि यार हमने ना अकाउंटिंग करना स्टार्ट किया। सीए लोग जनरली अकाउंटिंग करते नहीं थे, पर मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो अकाउंटिंग करना स्टार्ट किया। अकाउंटिंग का काम लेना स्टार्ट किया और मुझे दुकानों के अकाउंटिंग का काम मैंने स्टार्ट किया। पर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपका। तो सर आप खुद अकाउंटिंग करने जाते थे क्या? मैं अकाउंटिंग करने नहीं जाता था। मैंने ना अपने आर्टिकल होते हैं असिस्टेंट वगैरह, तो आर्टिकल रख रखे थे, वो जाके अकाउंटिंग करते थे। और उस आर्टिकल को उस लड़के को मैंने समझा भी दिया था, उसको समझाया था ये देखो बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जितने भी इनकम होती है इधर लिख देना, और जितने भी एक्सपेंसेस है ये इधर लिख देना। उसको ये बातें समझा चुका था। वो प्रॉफिट मतलब बना लेना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई दिक्कत की बात। उन्होंने बिल्कुल याद कर लिया कि सर ने बताया है एक्सपेंसेस इधर लिखना है, इनकम इधर लिखना है। अब उस दुकान वाले ने क्या किया, मशीनरी खरीदा, मशीनरी, और मशीनरी खरीदा 1 लाख रुपए की। तो मेरा जो आर्टिकल है, मेरा जो असिस्टेंट है, उसने लिखा मशीनरी, प्रॉफिट है, उसको मालूम है सर ने क्या बोला, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस किधर लिखना, इधर लिखना, मशीनरी, और मशीनरी कितना, 1 लाख रुपए, यहां लिख दिया, बात खत्म। मैं देखा, मैंने कहा अरे यार ये क्या, मशीनरी इधर क्यों लिख दी है? बोले मशीनरी सर इसलिए लिखा क्योंकि आप ही ने तो बोला था कि जितने भी एक्सपेंसेस सब इधर लिख देना, बात खत्म। और मैंने लिख दिया इधर। मैंने कहा इधर नहीं लिखना चाहिए था, इसको लिखना था बैलेंस शीट में। बोले सर पैसे मशीनरी आई? मैंने कहा हाँ। एक्सपेंसेस है कि नहीं है? मैंने कहा है, क्योंकि पैसे इसी साल गए तो खर्चे भी इसी साल के, सीधा यही लिखो ना मशीनरी। आप कुछ भी बात करो, कभी बोलते यहाँ लिख देना, कभी बोलते बैलेंस शीट में लिख देना। फिर मैं उसको समझाने की कोशिश किया कि बेटे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके और दिमाग में। बोले सर ये तो बड़ी समस्या है, कुछ एक्सपेंसेस कैपिटल है, किसी को आप रेवेन्यू बोलते हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा इसके लिए तो एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी अकाउंटिंग हो पाएगी। इसमें आपको समझना पड़ेगा क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सारी इस प्रॉब्लम है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तभी आप समझ पाओगे कि ट्रांजेक्शन को एक्चुअल में रिकॉर्ड कहाँ करना होता है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम में वही मैं आपको समझा रहा था, डेबिट क्रेडिट, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। और एक ये आ गया जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस। सर ये क्या होता है? थोड़ी बहुत चर्चा इस पे कर लूं। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ और एक किस्सा। बीकॉम कंप्लीट हुआ, बीकॉम, उसके बाद मेरा सीए हुआ हूँ, उसके बाद मैंने सीए स्टार्ट किया है। तो जब बीकॉम के बाद ना मैं सोचा चलो यार थोड़ा बहुत जॉब किया जाए, अकाउंटिंग तो आती है, खूब बैलेंस शीट बनाया हम लोगों ने, प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट खूब बनाया। तो मैं सोचा चलो ना यार एक काम करते हैं,
जॉब किया जाए, अकाउंटेंट का जॉब किया जाए। तो मैं अकाउंटेंट के जॉब के लिए चला गया किसी दुकान में, और मुझे लग भी गई, बीकॉम था आखिर। अब गया, अब पहला दिन जॉब का, मैंने कहा यार अकाउंटिंग करने जा रहा हूँ मैं। अब मैं पहुंचा दुकान, अब मैंने कहा करूँ क्या, सवाल तो यही है ना। जाके चेयर पे बैठ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोले अकाउंटिंग करो, मैंने अकाउंटिंग क्या करूँ, मुझे तो क्वेश्चन ही बनाए हूँ आज तक, ये अकाउंटिंग कैसे करूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सीनियर से पूछा करूँ क्या, तो उन्होंने बताया, सुनोगे बेटे ध्यान से समझ में। उन्होंने एक रजिस्टर पकड़ा दिया, रजिस्टर। उनका क्या करना क्या, बोले रजिस्टर ब्लैंक था, खाली था बिल्कुल। बोले देखो मैं आपको सिखाता हूँ अकाउंटिंग, बेटे ये आपको प्रैक्टिकल काम आएगा, ये देखो अकाउंटिंग ऐसी होती है। बोले एक काम करो, यहाँ चेयर पे बैठे हो ना, देखो अच्छे से क्या क्या घटनाएं हो रही है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही है। मैंने कहा अच्छा, और उसको लिखते जाओ। मैंने कहा अच्छा। बोले देखो मैं समझाता हूँ, जैसे माल बिका, गुड्स सोल्ड हुआ, कितने का गुड्स बिका, 5,000 का, लिखो गुड्स सोल्ड 5,000। फिर गुड्स बिका, गुड्स सोल्ड 10,000। फिर राम ने माल ले गया, गुड्स सोल्ड टू राम 15,000। फिर गुड्स परचेज भी हुआ, गुड्स परचेज 1,00,000 रुपए। फिर रेंट पैड हुआ, रेंट पैड 3,000। फिर सैलरी पैड हुआ, सैलरी पैड। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पैड, मिसलेनियस, चाय का, कॉफी का। मैं कहा यार ये अकाउंटिंग, बोले हाँ यही तो अकाउंटिंग है, आपको कुछ नहीं करना है, जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है, ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा इजी काम है। मैं लिखते जा रहा हूँ, सेल्स, परचेज, सेल्स, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी पैड, रेंट, लिखते जा रहा हूँ। वाह मजा आने लगा। मैंने कहा यार इतना इजी काम है, कुछ भी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जितनी भी घटनाएं हो रही है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए काम कर रहा हूँ, और उसके लिए एक रजिस्टर बना लिया मैंने। अच्छा, इस रजिस्टर में मैंने क्या किया, मैंने रिकॉर्डिंग का काम किया, समझाऊंगा आराम से। 1 महीना हुआ, करीब करीब 1 महीना हो चुका था। 1 महीने बाद मेरा ऑनर, दुकान का जो मालिक है, वो आया, बोलता सुनो, मैं नया था, मेरे पास आया, बोलते ये बताओ ये महीने भर में ना कितने का माल बेचा है हम लोगों ने। मैंने कहा हाँ सर बताता हूँ। मैंने कहा फिर रजिस्टर खोला वो, मैंने कहा सेल्स एक 5,000 का, एक सेल्स 10,000 का, एक सेल्स 15 का एक सेल्स। तो मेरा जो ऑनर था बोलता कर क्या रहा हूँ, मैंने कहा सर ढूंढना पड़ेगा ना। बोले सर जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो ये रजिस्टर तो आपको बनाना ही बनाना है, साथ में और एक रजिस्टर। मैंने कहा अच्छा इसमें क्या करना है, बोले आप ना इस रजिस्टर में एक पेज में लिखो सेल्स ऊपर, और 2-4 पेज छोड़ देना। फिर लिखो परचेस, फिर 2-4 पेज छोड़ देना। फिर लिखो रेंट, फिर 2-3 पेज छोड़ देना। फिर लिखो इलेक्ट्रिसिटी। बोले जैसे ही गुड्स बिकता है तो उस इस रजिस्टर में तो लिखना ही लिखना है, पर इस रजिस्टर में सेल्स वाला पेज खोलना और वहां लिख देना कितने का सेल्स। अगर परचेस हुआ तो उसमें तो लिखोगे, लेकिन अब की बार यहां नहीं लिखोगे, आप 2-4 पेज बाद परचेस है ना वहां लिखना। मैंने कहा अच्छा, उससे बोले फायदा क्या होगा, जैसे मैं पूछूंगा सेल्स कितने का हुआ, फटाफट से वो वाला पेज ले आना और सेल्स को टोटल मार लेना। मैंने कहा सर इसका मतलब क्लासिफिकेशन करवा रहे हो, बोले हाँ इसमें क्या कर रहा हूं मैं, क्लासीफाइंग, और इसमें मैं क्या कर रहा था, रिकॉर्डिंग। इस रजिस्टर का भी कोई नाम है, अकाउंट, इस रजिस्टर का भी नाम है। इस रजिस्टर का नाम है आपका, कहां गया भाई, जनरल। और ये इस रजिस्टर का क्या नाम है, लेजर। ओहो ये बात है। हाँ एक दिन और आया ऑनर, 31 मार्च के बाद, 31 मार्च, बोलता है सर मुझसे, बोलता ये बताओ साल भर में जितने भी रुपए का भी माल बेचा, जितने का खरीदा, जितने का सैलरी पैड किया, जितना रेंट, सब एक पेपर में बना कर दे दो। मैंने कहा सर इसके लिए तो टाइम लगेगा। बोले टाइम लगा लो, एक समरी चाहिए मुझको। अब मेरे पास 2 रजिस्टर थे, एक ये वाला और एक ये वाला। बोलो किसको देखकर समरी बनाऊं, इसको देखकर, किसको, सर लेजर को देखकर। हाँ बेटे, अब इसको देखकर मैंने समरी बनाया। इस पेज में मैं समरी बना रहा हूँ, सेल्स, परचेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टोटल साल भर का कितना। इसको, इस समरी का नाम क्या हुआ, लिख दिया मैंने ट्रायल बैलेंस। तो अगर देखा तो ये 3 स्टेजेस है, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ये अब वहां डिटेल में पढ़ना, यहाँ बस ओवरव्यू लेते हुए चल। ठीक है चलिए आगे। ओके सर। हाँ जी, टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा स्पीड से चलूंगा।
डेप्रिसिएशन, ये क्या चीज़ होता है डेप्रिसिएशन? अब डेप्रिसिएशन की भी ना, अगर आप 11th-12th पढ़े हो तो डेफिनेशन अजीब अजीब सी निकल के जाएगी। सर एसिड की वैल्यू में अगर मुझे नहीं सुनना है, मुझे सुनना ही नहीं है। ये लो, ये तो रखा एग्जाम्पल, यहीं से बात कर लेता हूँ। याद है मेरा एम्प्लॉई, हाँ, और उसको मैं बोल रहा था भैया ये जो मशीनरी खरीदा इसको आप यहाँ नहीं लिख सकते, इसको आपको कहाँ लिखना पड़ेगा? बैलेंस शीट में। और उसको मैं ये भी समझा रहा था कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोले सर समझ में नहीं आ रहा, और अच्छे से समझो। अब मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा सुनना सर, अब सुनो बेटे मैं क्या बता रहा हूँ। मैं उनसे ये कह रहा हूँ, ये जो मशीनरी खरीदा नो डाउट पैसा इसी साल दी है, मशीनरी भी आ गई, पर ये जो खर्च हुआ, खर्च भी है, एक्सपेंडिचर है नो डाउट, पर ये जो खर्च है, ये जो मशीनरी है, ये 1 लाख रुपए की जो, इसका यूज इसी साल होगा कि आने वाले साल में भी होगा? बोलते हैं आने वाले साल, 10 साल तक तो चला ही लेंगे हम मशीन। मैंने कहा ये जो खर्चा हुआ है वो इसी साल के लिए हुआ कि आने वाले 10 साल? बोले आने वाले 10 साल के लिए हुआ है, लेकिन पैड हमने इसी साल कर दिया। मतलब पैड किया तो हम इसी साल में क्यों दिखाएं? इस खर्चे को भी तो हम बांट लेते हैं कि इस साल का थोड़ा सा, अगले साल का थोड़ा सा, अगले साल। बोले हाँ सर ये ज्यादा अच्छा। मैंने इसलिए हम इसको यहां नहीं लिखेंगे, हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। और बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? मशीन। कितना रुपए लिखेंगे? 1 लाख रुपए। ठीक। और इस साल 1 लाख रुपए कितने साल का खर्चा है? 10 साल का खर्चा है, तो उसमें से थोड़ा सा निकाल लो। तो मान लो इस साल का खर्चा कितना? 10। बोले ये 10,000 हम यहां लिख देंगे, तो बचेगा कितना? 90,000। और इसी का नाम क्या दे देंगे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम एक साथ नहीं दिखा सकते, उसको थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं। इसी को आप क्या बोलते हो? डेप्रिसिएशन। दैट्स इट, और कुछ नहीं। क्या जब डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ओके। फिर आते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है इस चैप्टर में। एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, 11th में बहुत बुरी हालत रहती है। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ इस चैप्टर में पता नहीं क्या अजीब सी प्रॉब्लम हो जाती है जब आप सीएम, पता नहीं 11th में अच्छे रहे होगे, लेकिन आगे बच्चों से बनता नहीं। तो मेरा फोकस है इसको मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा। फिर दिख रहा आपको ओपनिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज, ये तो आपने पढ़ते ही नहीं, टीचर्स पढ़ाते ही नहीं। एक बात बताऊं, लेजर बनाते हो, लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी। क्या ये क्या करते हो आप? टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, आपको पता ये आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो, आपको पता ही नहीं। और इसकी एंट्रीज होती है, क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्री तो याद करो आप, जब आपका अकाउंट ओपन होता तो लिखते टू बैलेंस बीडी, पिछले साल का बैलेंस। ये है क्या? क्या इसकी एंट्री? दिस ओपनिंग एंट्री है। खैर ये कभी यूज नहीं किया मैं, इसलिए आपको दिक्कत। अब क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। इसमें भी याद किया होगा बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं फिर आगे बढ़ते जल्दी से। मैंने क्या किया, एक अकाउंट खुलवाया। सर कहाँ? एक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, 10,000 रुपए जमा किए। 10,000 रुपए बैंक में जमा, मुझे खुशी का ठिकाना नहीं। 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में जमा है, पर फिर भी एक दिन आज मैंने जमा किया, अब कल सोचा है मेरा तो 10,000 जमा है, पर मैंने कहा एक बार फिर से बैंक मैनेजर से पूछ के तो आता हूँ, पता नहीं। मैं गया बैंक, मैंने कहा मैनेजर साहब मेरा पैसा जमा है क्या? तो बोले हाँ, क्या नाम है आपका? मैंने कहा आपका अकाउंट नंबर क्या? मैंने बताया। तो उनके पास कुछ रहता है, कुछ वो अकाउंट मेंटेन करते होगे ना, उसमें लिखा अच्छा पवन कर्मेले आपका, हाँ बोले आपका 10,000 जमा। थैंक गॉड, इट मीन्स मुझे तो पता ही है, साथ में बैंक मैनेजर को भी पता है क्योंकि वो मेरा अकाउंट मेंटेन कर रहा है। थैंक गॉड। तो बैंक वाला भी मुझको क्या बताया कि कितना जमा है? 10,000 रुपये जमा। बहुत अच्छे दिन चल रहे थे। ठीक 28 मार्च को मेरा एक एम्प्लॉई आया और एम्प्लॉई बोलता है सुनो सर हम मुझको तो सैलरी दे दो। मैंने कहा पैसे वैसे कैश तो नहीं है, चेक ले चलो। और मैंने 2,000 रुपये का चेक उसको दे दिया, एम्प्लॉय को 2,000 का चेक दे दिया और वो गया चेक लेके।
मैंने कहा यार ये अब बैंक जाएगा तो वो पैसे निकाल लेगा, तो फिर मेरा 10,000 नहीं बचेगा, फिर मेरा कितना बचेगा, फिर मेरा 8,000 ही बचेगा। अब मैंने मान लिया कि वो चेक लेकर निकल गया और वो चेक लगा देगा और मेरा कितना बचेगा, 8,000 रुपये बचेगा। और मैंने अपने अकाउंट में लिख दिया कि अब 8,000 रुपये ही बचा है। वो एम्प्लॉय क्या किया, वो गया ही नहीं बैंक, बोलता चेक तो मिल गया ना, आराम से जाएंगे 10-15 दिन बाद। अब धीरे से क्या गया, 2 दिन बाद 31 मार्च ऑडिटर साहब आए ऑडिट करने के लिए। बोले आपके बैंक में पैसे जमा है? मैंने कहा हाँ सर जमा है। बोले कितने जमा? मैंने कहा 8,000 रुपये जमा है। बोले इस बात का कोई सबूत है कि आपके 8,000 जमा है? मैंने कहा सबूत क्या, चलो बैंक वहाँ से पूछ लेते। बैंक पहुँचे, मैंने कहा मैनेजर साहब मेरा कितना पैसे जमा है? बैंक मैनेजर बोलता सर जी आपका तो 10,000 जमा। ओहो, मैंने कहा भाई कैसे हो सकता है, मेरे हिसाब से तो 8,000 है और आप 10,000 बोल रहे, देखो मैं कहीं गड़बड़ है। बोले गड़बड़ नहीं, आप खुद सोचो कहीं गड़बड़ है क्या। मैंने कहा एक एम्प्लॉई राम था वो एम्प्लॉय का नाम, मैंने कहा आया था कि वो आपके पास? बोले कोई राम नहीं आया। ओहो, मैंने कहा यार। फिर मैं ऑडिटर साहब से बोला ऑडिटर साहब सुनो ना गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़ है? मैंने कहा 10,000 ही जमा था, एक राम आया था उसको मैंने 2,000 का चेक दे दिया, उसने बैंक लगाया नहीं, तो बैंक मैनेजर साहब तो 10,000 बोल रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से तो 8,000 है। और क्यों गड़बड़ है, क्यों डिफरेंस है? डिफरेंस की वजह बस इतनी है। तो ऑडिटर साहब कहते चलो लिख कर दे दो। उनका लिख कर क्या दूं? बोले बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाइए और उसमें ये लिखिए, उसका नाम है बैंक रिकंसिलेशन, और उसमें लिखिए कि 2,000 का गड़बड़ क्यों हुआ है। मतलब 2,000 का गड़बड़ क्यों हुआ है कैसे लिखूं? बोले ऐसे लिखूं, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड। मैंने कहा अच्छा ये इस तरह, हाँ बेटे। अब मैंने एक एग्जांपल दिया हूँ, तो इस तरह से आपको क्या बनाना होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत सारी इसमें लोग ना याद करते हैं, दुख बस इसी बात का है कि आप लोग याद करके आती हो ना 11th-12th में, तो वो क्या 11th-12th को छोड़ो, जब सीए फाइनल में आ जाते तो हद हो जाती है, फिर तो हम किसी लायक ही नहीं रहते। तो प्लीज रटने की कोशिश मत करना कभी भी। तो अगर देखा जाए ये सब कहाँ पढ़ा हुआ है, ये सब आपने 11th में पढ़ा, ये 11th का कोर्स है आपका। आगे चले थोड़ी स्पीड से, आप बहुत हो गए भाई, स्पीड से चलो। स्पेशल ट्रांजेक्शन, जिसमें आपको बिल्स ऑफ एक्शन, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, ये अच्छे चैप्टर है, 12th में है और मजा आएगा इनको करने में। अब बात इतनी है कि अगर मैं एक एक के विषय में समझाते जाऊं, बिल्स ऑफ एक्शन, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, थोड़ा थोड़ा भी ओवरव्यू दूं तो टाइम ज़्यादा निकल जाएगा, और मैं आपका भी टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता, अपना भी ना टाइम, क्योंकि इन चीज़ों को तो मुझे डिटेल में समझाना ही है। तो मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता, कंसाइनमेंट क्या होता, जॉइंट वेंचर क्या होता, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, चैप्टर के साथ ही डिस्कस करेंगे। और तीसरा पार्ट कौन सा होता, फाइनल अकाउंट। ये अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग। फाइनल अकाउंट आपको प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न का भी बनाना है और एनपीओ का भी बनाना है। सर प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। बिजनेस है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी भी संस्थाएं होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, जैसे क्लब, रोटरी क्लब नाम सुना है, या फिर कुछ संस्थाएं होती है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, एनजीओ होते हैं, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। क्या जो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करते, वो बोलते हैं हमारा काम प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। मंदिर हो गया, मंदिर, क्या इन लोग, मंदिर जो है क्या वहां पैसे आते होंगे? हाँ, डोनेशन आता है। क्या खर्च भी होते होंगे? हाँ, खर्च भी होते हैं। तो क्या उनको अकाउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती होगी? पड़ती होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर जी भले ही आप प्रॉफिट कमाओ मत कमाओ, लेकिन बताओ तो सही कि पैसा कितना आया, पैसा कितना गया, कौन कौन मेंबर्स ने फीस दी, क्लब होते हैं, क्लब में, तो ये सब कुछ हमको अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी, और इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न। तो ये दोनों चीजें मुझे आपको समझाना है। सिंपल सी बात, देखा जाए तो 3 पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट में 11th की अकाउंटिंग थे, सेकंड वाला पार्ट अच्छा है थोड़ा सा, 12th की अकाउंटिंग है, 3 चैप्टर है। थर्ड वाले पार्ट में फाइनल अकाउंट, ये भी 11th में ही पढ़ा होगा, ये फाइनल अकाउंट 11th में पढ़ा होगा और ये एनपीओ 12th में पढ़ा होगा। क्योंकि मुझे डिटेल में डिस्कशन करना है बहुत सारी चीजें, लेकिन इन टॉपिक में मैंने डिस्कशन नहीं किया टाइम को देखते हुए। अगली क्लास में एक काम करेंगे, अगले लेक्चर्स में एक चैप्टर उठाएंगे। बुक्स की आप चिंता नहीं करोगे, बुक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आपको प्रिंट आउट लेना, बस बात खत्म। एक चैप्टर उठाएंगे और उस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और सर चैप्टर कौन सा होगा?
आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग या मुझे मैसेज कर देना। बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, इट मीन्स डेविड द, हालांकि मज़ा आएगा, या फिर कुछ एडवांस लेवल के चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक, 80 नंबर का पेपर है, टारगेट पूरा 80 नंबर ही रहेगा हमारा। ठीक है, तो बाकी जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे अगली क्लास में, डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बहुत